जय जिनेन्द्र सर। जय जय। सो जैसा कि तनुज ने बताया कि आप इसरो में हैं, तो जैन दर्शन में जैसा वस्तु का स्वरूप है और जो ऐसे मॉडर्न साइंस जैसा बताती है, तो उसमें बहुत फर्क है ऐसा लगता है। तो आपने अपने श्रद्धान में इन दोनों दृष्टिकोणों में कैसे सामंजस्य किया, बनाया? बहुत वेल साउट क्वेश्चन है। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं और स्वाभाविक प्रश्न है। अ, थोड़ा इस प्रश्न को ही हम पहले एलोबरेट करें, थोड़ा उसको डिटेलिंग करें। जैन वस्तु विज्ञान और आधुनिक विज्ञान जो है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप हमको दिखाई देता है। और दोनों के बीच में गैप तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि विरोध है बहुत दोनों के बीच में, और उनका सामंजस्य कैसे होता है। अ, जैन वस्तु विज्ञान एक अनादि निधन वस्तु व्यवस्था है, जिसमें छह द्रव्य बेसिक है इसका। जब हम पढ़ते हैं विश्व किसे कहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य हैं। और प्रत्येक द्रव्य गुणात्मक होता है और उनकी पर्याय होती हैं। ये मूलभूत जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था है। विज्ञान है, विज्ञान इनमें से एक ही द्रव्य का अध्ययन करता है, जिसका नाम है उद्गल द्रव्य। मैटर को स्टडी करता है, और इतना इंटेंसिवली स्टडी करता है कि वो जीव को भी मैटर ही कहता है। वो आत्मा है ना, क्या है। इस दुनिया में जो भी दिखाई देता है सब एनर्जी के फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो जीव भी एक एनर्जी का फॉर्म है। और धर्म, अधर्म, आकाश और काल, काल के बारे में भी अध्ययन करता है विज्ञान। और जैन दर्शन का काल और आधुनिक विज्ञान का काल, मेरे ख्याल से इसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी टाइम मेमोरियल टू एटर्निटी, अनादि निधन, जैन दर्शन में भी वैसा ही माना गया है। धर्म और अधर्म के संबंध में विज्ञान जिस सिद्धांत पर विचार करता है वो ग्रेविटी का है। चीजें मूव क्यों करती हैं, कैसे मूव करती हैं, वो भी इसका अध्ययन करता है। सबसे बड़ा प्रश्न जो लगता है आत्मा की सत्ता पर, आत्मा के अस्तित्व पर। मैं कॉस्मोलॉजी वाले एंगल पे भी बात करूंगा, तो मुझे लगता है वो प्रश्न कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा है आपका, लोक संरचना के उस पर। लेकिन ये भी चीज़ें जरूरी हैं डिस्कस करना। आत्मा एक सत्तावान वस्तु है, और बेसिकली देखा जाए तो ये विज्ञान के अध्ययन का विषय नहीं है। विक्रम साराभाई हुए अ, हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के सबसे पहले, कहना चाहिए आउटसेट उनसे ही होता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उनका एक सेइंग है कि इंडिया शुड बी सेकंड टू नन टू एक्सप्लॉइट द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन इन सोसाइटी। ये उनका एक ध्येय वाक्य रहा शुरू से। वो कहते हैं कि भाई हमको क्यों स्पेस साइंस पढ़ना है, साइंस क्यों पढ़ना है। साइंस पढ़ने का जो उद्देश्य है, वैज्ञानिकों का मूलभूत उद्देश्य है मानव और समाज की समस्याओं के समाधान खोजना। यानी हमारा जो वर्तमान भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, हमें पानी की समस्या है, हमें अनाज की समस्या है, हमें साफ सुथरे क्लाइमेट, वातावरण की आवश्यकता है, हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, हमको नॉलेज संग्रह करके और उसका और ज़्यादा उसके हॉराइजन्स में एक्सपेंशन की जो आवश्यकता है। इन सभी आवश्यकताओं के क्षेत्रों पर विज्ञान काम करता है। तो बेसिकली तो वो आत्मा के संबंध में बहुत ज़्यादा बात करता नहीं है। और जो भी सतही तौर पर चर्चाएं की जाती हैं, तो वो एक प्रकार से जैसे आपकी बॉडी है, तो कहता है कि ये कब तक काम करता है, कि जब तक इसमें लाइव सेल्स हैं। ओवर द टाइम जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, शरीर ग्रो करता है, उसके डेड्स हैं, उनका जो लाइवलीनेस है वो रिड्यूस होता जाता है। और पार्ट ऑफ बॉडी के जो सेल्स हैं वो डेड होते भी चले जाते हैं, ग्रेजुअली डेड होते हैं। और एक सर्टेन लिमिट तक डेड हो जाते हैं तो खत्म हो जाता है काम। तो ये थोड़ा विज्ञान का पर्सपेक्टिव है। लेकिन जैन दर्शन का पर्सपेक्टिव क्या है इसमें,
वो हमें देखना चाहिए। जैन दर्शन ये कहता है कि जो भी जगत में एग्जिस्ट करता है वो अनादि निधन है। एग्जिस्टेंस का एक फीचर है एटर्निटी। इफ it does not exist, we cannot discuss about the eternity of the object. Once, if we believe or we see and we uh, decide that the particular thing is existing, then we test whether it is eternal or not. हम आकाश द्रव्य को लेते हैं, है कि नहीं है, जो खाली जगह जो है, स्पेस है, whether it does it exist or not, it exists. Now the second question, from when it came to existence? प्रश्न है मेरा, रश्मि जी, आपको क्या लगता है आकाश कब से एग्जिस्ट करता होगा? अनादि से है। मतलब शास्त्र से बता रही हैं कि अपने पर्सपेक्टिव, अपने परसेप्शन से बता रही हैं आप? नहीं, शास्त्र से बता रहे हैं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं मुझे है तो। शास्त्र से ही तो नहीं सुनना है, शास्त्र तो आप पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, युक्ति। युक्ति का अवलंबन लेना है। आकाश द्रव्य शास्त्र से अनादि निधन है। अच्छा, शास्त्र से बाहर निकल के क्या लगता है आपको? उससे भी तो वही लगता है कि अनादि होगा, अनादि से ही होगा। हाउ इट कुड हैव क्रिएटेड, कैसे बनाया गया होगा आकाश? किसने बनाया होगा जब तक नहीं बनाया गया था? कि हाँ मुझे जी। लगता है क्योंकि कुछ नया बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये है। और हम्म। जितना है जैसा है उतना ही है। हम्म। अपनी इस लाइफ टाइम में तो कोई नया आकाश हमने बनते या बिगड़ते नहीं देखा, जैसा था वैसा ही है। तो आगम से इस बात को मैं मैच कर सकती हूँ कि ये है, क्योंकि सबको रहने की जगह मिल रही है। ठीक है। अब आपने माने बेसिक्स आपको पता है, और युक्ति भी आपने उसमें अप्लाई की है। आकाश एग्जिस्ट करता है क्योंकि आप कोई कारण नहीं लगता है कि इसके नॉन एग्जिस्टेंस का। इफ somebody has created it, then the question arises that when it was not created, where did the creator exists, where he was located? We can uh, pinpoint the word located, where he was located. And the place where he was located, it was the space or non-space. So if you believe in existence of creator, then you have to see whether he was located somewhere or not. He cannot be beyond the location. He should be somewhere. And it proves that Akash is existing. Space is existing. हम अपने ज्ञान से देखते हैं ये है, और ये अनादि निधन है। एक और सबस्टेंस लेते हैं, टाइम। टाइम कब से है? शास्त्र से नहीं, हम मैं आपसे पूछ रहा हूं, टाइम कब से, आपको क्या लगता है? शुभम गंगवाल जी। सर मतलब जब से हम पैदा हुए हैं हम यही देख रहे हैं टाइम, तो ये भी हाँ, अनादि से ही है। आप लोग ना इस पॉइंट पे थोड़ा डिस्कशन कीजिए आपस में। मैं सर एक आपसे। मिनट में ज्वाइन करता हूँ। जी। मैं घर पे अकेला हूँ, somebody has rang the bell, I have ओके to। सर। जी जी। हाँ, आप डिस्कस करिए इस पॉइंट पे, एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। आई एम कमिंग बैक। ओके, तो सर के जो लॉजिक दिया सर ने अभी आकाश वाला, अगर हम उसी से सोचें तो अगर टाइम से पहले क्या था फिर? आई मीन लाइक अगर स्पेस, जैसे उन्होंने बताया कि स्पेस मतलब आकाश है, तो आकाश अगर किसी ने बनाया है तो उससे पहले जो बनाने वाला है वो कहाँ था? तो दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आकाश। तो ऐसे ही टाइम, अगर टाइम एग्जिस्ट करता है तो व्हाट वाज बियॉन्ड बिफोर टाइम? मतलब दे कैन या बी इस नथिंग। बात को लेकर जी, जैसे अभी हाँ उन्होंने बताया ना कि जिस टाइम को अगर किसी ने बनाया है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे बनाया है, तो वो टाइम कौन सा था हाँ एग्जैक्टली exactly। और जिस उससे टाइम पहले पे क्या? बनाया है, और राइट। उसके पहले क्या टाइम था। सो क्या? टाइम भी इटर्नल ही प्रूव होता है। राइट। हाँ, तो हम शास्त्र नहीं भी देखें
तो भी आकाश द्रव्य किसी के लिए, फॉर लेमैन, any person from common walk of life, if we will ask him, okay, from when the space and time is existing, आंसर विल बी सेम। अब वो कहानियों में कहा जाए किसी ने बनाया है, लेकिन हम जब वो पढ़ते हैं ना, जैसे वेद में भी आप पढ़ेंगे तो वहां भी आप यही देखेंगे कि कोई व्यक्ति आया जिसकी 1000 आंखें थी, 1000 सहस्र बाहु सहस्र चक्षु, ऐसा करके नासदीय सूक्त में एक सूक्त है जो क्रिएशन की बात करते हैं। तो टाइम और स्पेस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चेंजेस देखते हैं, चेंजेस प्रूव्स टाइम, एंड whatever is existing, the space that is itself proven। तो ये सत्तावान है और ये अनादि निधन है। तीसरी चीज मैटर, पुद्गल जिसको हम कहते हैं, वो कब से एग्जिस्ट करता है। तो नासदीय सूक्त जो कर्तावाद के संबंध में बात करता है, मैं साइंस पे भी आऊंगा, लेकिन इसका थोड़ा शास्त्रीय बैकग्राउंड देखना भी जरूरी है। अनादि itself is unit of time, so if unit exists the object must also should exist। हाँ ठीक है, आपका रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं चैट में, अच्छी बात है। तो पुद्गल द्रव्य है वो कब से एग्जिस्ट करता है। तो साइंस, अब हम साइंस को लेते हैं, साइंस यही कहता है कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। कुछ भी दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ये साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है। एक भी एटम नया दुनिया में आता नहीं है, और जो है वो कहीं जाता भी नहीं। इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स ओनली, और वो अपने रूपों को परिवर्तित करता रहता है। उसके रूप बदलते रहते हैं, माने पर्याय बदलती रहती हैं, ओवर द टाइम चीजें बदलती हैं। और देखो, एक सत्तावान वस्तु का रूप बदलता है तो जितनी भी सत्तावान वस्तु है उनके भी रूप बदलते हैं, वो कॉग्निजिबल हो या ना हो, क्योंकि टाइम ट्रेवल तो हर चीज कर ही रही है। टाइम itself is traveling, and the things encountered with the reference to time are also traveling। Traveling means changing। आकाश, काल और पुद्गल एग्जिस्ट करते हैं। धर्म कहता है किसी ने बनाए हैं, लेकिन साइंस नहीं कहता है किसी ने बनाए। साइंस बिलीव्स इन इटर्निटी, कि ये हैं और रहते हैं। हर सत्तावान वस्तु का एक फीचर होता है। मेरा फीचर है कि नहीं कुछ इनसे डिफरेंट, आकाश से डिफरेंट, काल से डिफरेंट, पुद्गल से डिफरेंट। आप हैं ये आपको पता चलता है कि नहीं चलता है। पहली बार कब पता चला आपको आप हैं, सुधा जी? एग्जिस्टेंस है, अपने आप को जानते हैं समझते हैं तो पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट हैं। अच्छा, दो क्वेश्चन है, आप हैं, वेदर यू एग्जिस्ट, हाँ। एंड एग्जिस्ट फ्रॉम व्हेन। जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनादि से हैं। नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है मुझे। आपको क्या लगता है आप तो कब से? मैं भी तो जीव ही हूँ, तो मैं अनादि से ही हूँ। हाँ, ये दैट ये इज द वाली वैलिड। पर्याय मेरी टेम्पररी है, बट आत्मा तो अनादि से ही है। यही बात है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है सत्ता। जो भी जगत में सत्तावान वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं, आकाश द्रव्य एग्जिस्ट करता है, काल द्रव्य एग्जिस्ट करता है, पुद्गल एग्जिस्ट करता है। और पुद्गल का जो गमन और स्थिति है, इससे धर्म और अधर्म द्रव्य भी सिद्ध होते हैं। अगर पुद्गल है तो इट इज ट्रेवलिंग एंड इट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ, और डायनेमिज्म एंड स्टैटिकनेस दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो धर्म अधर्म द्रव्य की भी सत्ता है, और सत्ता है तो जब से पुद्गल है तब से उसकी भी सत्ता आपको माननी पड़ेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है जीव के ऊपर। शरीर है तब तक है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। लेकिन एग्जिस्टेंस का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए। वो लक्षण है एटर्निटी, अनादि निधन। मैं हूं, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। शास्त्र ने बताया कि मैं हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, तो मैं हूं ऐसा नहीं है। मैं हूं, ये मैं अपनी सत्ता का अनुभव स्वयं करता हूं। आचार्य अमृत चंद्र देव ने
प्रवचन सार ग्रंथ की 5वीं गाथा की जो टीका है उसकी सबसे पहली लाइन, वो 5 गाथाओं का बैकड्रॉप ये है कि आचार्य कुंद ये कहते हैं कि अब मैं मुक्ति वधु को वरण करने जा रहा हूं और मैं सबको आमंत्रित करता हूं। वर्धमान स्वामी को आमंत्रित करता हूं, अरंत सिद्धाचार्यों को आमंत्रित करता हूं, 3 लोक में जितने भी तीर्थंकर हैं उनको समूह रूप से प्रत्येक प्रत्येक अलग अलग को मैं नमस्कार करता हूं, 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे विवाह महोत्सव में पधारो। सबसे पहला सेंटेंस है टीका का जहां परिचय देते हैं कि आचार्य कुंद कौन है। आचार्य अमृतचंद्र उनका परिचय देते हैं। वो ये नहीं कहते कि कुंद आचार्य मोक्ष चाहते हैं, मनुष्य मोक्ष चाहता है, मुनि मोक्ष चाहते हैं। वो परिचय देते हैं एष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान स्वरूपो अयम आत्मा अहम। मैं कौन हूं? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो 24 घंटे 12 महीने जिसकी सत्ता का वेदन हो रहा है वो मैं हूं। उसको मोक्ष चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सत्तावान जो वस्तु है उसकी जो स्थिति है वो अनादि निधन है। अगर खाली इस देह से जुड़े हुए अवस्था को ही मोक्ष चाहिए तो ये तो अवस्था नहीं रहेगी, आपको मोक्ष का परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल डिसॉल्व। ठीक है, तो जो भी सत्ता है वो अनादि निधन है। मेरी सत्ता है कि नहीं है ये मैं खुद जानता हूं। अरे मैं ही नहीं जानता, सूक्ष्म निगोदीय लब्ध्य पर्याप्त तक जीव से लेकर के सिद्ध पर्यंत सब अपनी सत्ता को जानते हैं। कौन सी इंद्रिय से जानते हैं? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण या मन, कौन सी इंद्रिय से जानते हैं? इन 6 में से आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, किससे जानते हैं कि मैं हूं? सोनल जी, प्रश्न आपका था, आप बताइए। मन। मन से जानते हैं। अच्छा, एक 2 इंद्रिय कीड़ा है, उसको उसको आप मन छेड़ो नहीं। थोड़ा सा, वो अपनी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करता है कि नहीं करता है? उसमें ईगो होता है कि नहीं? वो है ये, वो जानता है कि नहीं जानता है? किससे जानता है? अपने ज्ञान से। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, 24 घंटे 12 महीने मैं हूं, इस सत्ता का प्रत्यक्ष वेदन हो रहा है। किसको? सभी को। इसमें इंद्रियां और मन निमित्त नहीं है। इंद्रियों और मन के निमित्त से तो पर पदार्थों को की जानकारी होती है, पुद्गल की जानकारी होती है, और निमित्त है वो भी। मूल रूप से इंद्रियां नहीं जानती हैं, ज्ञान ही जानता है। लेकिन मैं हूं ये तो सब जानते हैं। और अगर आकाश की सत्ता है और सत्ता होने से वो अनादि निधन है, काल द्रव्य की सत्ता है, उसकी सत्ता होने से वो अनादि निधन है, उद्गल द्रव्य की सत्ता है, वो भी अनादि निधन है। विज्ञान इन तीनों चीजों को एटर्नल मानता है, अनादि निधन मानता है। अब विज्ञान जिस चीज का बहुत डीपली अध्ययन नहीं करता, वो जब अध्ययन करता है आत्मा का तो मैटर ओरिएंटेड स्टडी उसकी होती है, इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं होती है। लेकिन ज्ञान दर्शन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस का एक कॉमन फीचर है एटर्निटी। मैं भी अनादि निधन हूं। अब मेरा कंक्लूजन पे मैं आता हूं। विज्ञान और जैन धर्म, इन दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है? इस प्लेटफॉर्म पे, 6 द्रव्य की प्लेटफॉर्म पे कोई 7वां द्रव्य विज्ञान ढूंढ करके बताए। वो इस पर्सपेक्टिव से, इस सेट ऑफ स्टडी में वो स्टडी नहीं करता है, वो अपने इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है चीजों को। लेकिन सेम पेज पे है कि नहीं है विज्ञान और वस्तु व्यवस्था जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई? क्या आपको लगता है कि नहीं अभी भी इसमें कुछ डिफरेंस है? चित्रा जी। तनु जी, आपको शायद अनम्यूट करना पड़ेगा। सर, इस पर काफ़ी लोगों ने और भी सोचा है कि कभी भी कहीं कुछ भी चीज़ हम किसी के बारे में भी सोचें तो 6 द्रव्य के अलावा कुछ और एलिमेंट नज़र नहीं आता जिसमें हम उसको स्पेसिफाई कर सकें।
ठीक है, तो हम जो विज्ञान है, विज्ञान जितना ऑब्जेक्टिवली स्टडी करता है चीजों को, और जैनिज्म उसी को थोड़ा और एक्सपेंडेड वे में स्टडी करता है, लेकिन दोनों सेम पेज पे हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं एक वैज्ञानिक संस्था में काम करूं और मैं शास्त्री करके 6 द्रव्य 7 तत्व का अभ्यास करूं, तो उसमें कहीं कोई ऐसी डिफरेंस है नहीं। अब दूसरे चीज पे आते हैं जहां पर डिफरेंसेस हैं। जैसे कॉस्मोलॉजी है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, ये जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है, ये चंद्र ज्योतिष विमान है कि नहीं है, ये सूर्य जो दिखाई देता है ये है कि नहीं है। अब जैनिज्म की कॉस्मोलॉजी इटर्नल कॉस्मोलॉजी है, और 6 द्रव्य के संबंध में कहीं कोई विपरीतता नहीं लगती है, ये अनादि निधन सिद्धांत लगता है। अनेकांतवाद का सिद्धांत अनादि निधन सिद्धांत लगता है। सप्तभंग पद्धति से इनका जो कथन किया जाता है वो भी हमको बिल्कुल अनादि निधन अविरोधी लगता है। क्यों लगता है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, मैं सिंपल स्टेटमेंट्स लेकर के नहीं जाऊंगा। वी विल स्टडी देम, एनालाइज देम विथ लॉजिक्स। कॉस्मोलॉजी के संबंध में जैसे आधुनिक चंद्रमा है, आधुनिक चंद्रमा का जो आधुनिक चंद्रमा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो चंद्रमा विज्ञान स्टडी करता है उसका डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से ±3,86,000 किलोमीटर्स। ठीक है, अब जैन दर्शन के हिसाब से जब हम इसको देखते हैं तो 710 योजन से लेकर के 790 योजन तक ज्योतिर्लोक कहा गया है। If we convert it into years, it is about 55 lakh kilometers। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है चंद्रमा के और इस जिस चंद्रमा के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो चंद्र विमान है वो उद्योतवान है। इट इज illuminated itself by its features। जो आधुनिक चंद्रमा है वो क्या है, इट इज रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्लेक्शन देता है, ये इसका स्वयं का उद्योत नहीं है। जब चंद्रयान 3 मिशन हुआ और वहां पे लैंड किया चंद्रमा के सरफेस पे, और ये हमारा मिशन 14 दिन के लिए प्लान था। 14 दिन के लिए प्लान इसलिए था कि जो साउथ साउथर्न एंड है चंद्रमा का, जिसको फार एंड बोलते हैं, वहां पे लैंड करना था, और वहां पे सूर्य का एक्सपोजर होता है 14 दिन के लिए, और उसके बाद 14 दिन का वहाँ डार्कनेस रहता है, और डार्कनेस में जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री भी चला जाता है, माने बहुत ठंडा हो जाता है। और 14 जब हमको वहाँ लैंड करना था तो लैंड का प्लान ऐसा किया गया था कि व्हेन द डे ऑन मून स्टार्ट्स, उस समय वो लैंड करे वहाँ पे, और उसके बाद से जब तक उसको सनलाइट मिलता रहे, क्योंकि सोलर पैनल्स होते हैं, उसके अलावा बैटरी भी इंस्टॉल होती है, वो चार्ज होती रहती है। उसमें से प्रज्ञान और विक्रम विक्रम हमारा लैंडर था जिसके अंदर प्रज्ञान रख करके भेजा था, वो वहाँ पर उतरा शाम को लगभग 6-6:30 बजे के करीब, और 14 दिन तक उसने ट्रेवल किया, सब किया, लेकिन ये बात पक्की है कि वो स्व उद्योतवान नहीं है। वो जब तक सनलाइट मिला उसको तब तक टेम्परेचर मेंटेन रहा, उसके बाद से वो टेम्परेचर सिंक हुआ और पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका हार्डवेयर पूरा समझ लो जम गया, उसमें लुब्रिसिटी और सारी चीज़ें खत्म हो गई, और उसके बाद वो नहीं हुआ। शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया हमने उसको। तो ये चंद्रमा का डिस्टेंस अलग है, ये चंद्रमा के फीचर्स अलग हैं, और जो ज्योतिष लोक का विमान है वो अलग है। एक और चर्चा इसमें आती है ग्रंथों में कि जब हुंडावसर्पिणी काल का आरंभ होता है उस समय जो ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का ये भरत क्षेत्र, क्योंकि भरत क्षेत्र में ही हुंडक काल होता है, उस समय ये मध्य भाग से 8 योजन उठ जाता है, और उस समय कुछ क्षुद्र रचनाएं आकाश में भी प्रकट होती हैं। ऐसा एक मैं नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं, प्रमाण सागर महाराज ने भी ये बात कही थी, आपने अगर सुनी हो तो ये जो ग्रह है ये क्षुद्र ग्रह के रूप में उपस्थित हैं, ऐसा भी उल्लेख शास्त्रों में आता है। बहुत डिटेल्ड कॉस्मोलॉजी होते हुए भी उतना डिटेलिंग नहीं है कि आप फैक्ट्स को फिजिकली वेरीफाई कर सकें। तो देयर इज ऑलवेज a gap between detailing uh, uh,
जो हमारे त्रिलोक पंडित में या त्रिलोक सार ग्रंथ में उपलब्ध है। अब बहुत सारी चीजें हम इमेजिन करते हैं, हमारे पास डिटेल्स कम है ना, तो हमारी जो मनुष्य है कल्पनाशील प्राणी है, तो उसमें कल्पना से वो, और उसमें जैसे जिक्सॉ होता है ना, उसमें ऐड कर करके एक पूरा होलिस्टिक पिक्चर हम बनाने का प्रयास करते हैं। मैं शुरू से ही इस पिक्चर का बहुत विरोधी रहा हूँ। 2016 में श्रवण बेलगोल में जब संगोष्ठी हुई थी, तब ये बात मैंने कही थी वहां पर कि हमें ज्यादा साइंटिफिक रूप से इन तथ्यों को एसिमुलेट करने की या उनके साथ एनालॉजी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस डायनेमिक है, वो बदल जाएगी और उनके पास फ्रीडम है। इट इज द ब्यूटी ऑफ मॉडर्न साइंस टू चेंज, टू इवॉल्व। ये डायनामिज्म इस वस्तु व्यवस्था में नहीं होता है। आपके पास जानकारी कम है, जैसे पानी में 3 लाख कितना 36,336 बूंदें होती हैं, वो जीव होते हैं, जीव होते हैं, ऐसा साइंस ने कहा। और हमने अपनी पुस्तकों में प्रकाशित करना शुरू कर दिया, एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं, तो 36,336 जीव होते हैं। इसके अलावा एक प्रयास हुआ था 1960 में, तत्वार सूत्र की प्रिंटेड टीका छपी थी, तो उसमें भरत क्षेत्र के आर्य खंड में मॉडर्न वर्ल्ड का नक्शा प्रिंट किया गया था, और वो नक्शा 1960 से अभी बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, उनके जो कार्टोग्राफी है वो काफी बदल चुकी है। तो जब हम आधुनिक विज्ञान के तथ्यों को हम कहें कि नहीं, यहाँ यहाँ हम मैच करते हैं, उनको मैच कर करके और हम उनको प्लेस करते जाएंगे शास्त्रों में, ओवर द टाइम क्या होगा आगे जा करके, ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और ज्यादा माइन्यूटली लोग देख पाएंगे और ज्यादा जूम इन कर पाएंगे उसमें, और फिर वो तो बदल जाएगी। लेकिन हम कहें हमारे शास्त्र तो परमानेंट है, इनके तथ्य परमानेंट है, तो बड़ा एक गैप खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जैन शास्त्रों को जैन शास्त्रों के तौर तरीकों से ही अध्ययन करना चाहिए। हाँ, चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं, मैं चर्चा का निषेध नहीं करता हूँ। इट इज ऑलवेज गुड टू डिस्कस एंड कंपेयर थिंग्स, उससे क्लैरिटी आती है कॉन्सेप्ट में। लेकिन मॉडर्न साइंस डायनेमिक है, बदलती रहती है। पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, उन्होंने पैरामीटर्स चेंज कर दिए, फिर 8 प्लैनेट्स हो गए। इन फ्यूचर वो सोचते हैं कि नहीं और भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स चेंज करेंगे तो और भी हो जाएंगे। तो वो डायनेमिक है मॉडर्न साइंस, कहीं कोई विरोध नहीं आता है। मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, फिर भी कह देता हूँ कि जैसे मैं उसकी एनालाइज नहीं करूंगा, लेकिन फैक्चुअली प्लेस करूंगा खाली। कि जैसे कोई भी मिशन होता है अंतरिक्ष विभाग का, तो चेयरमैन इसरो हमेशा तिरुपति बालाजी जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, और वहां से प्रसाद ला करके रखते हैं। वहाँ जो फैसिलिटी है, कैंटीन है, सब आते हैं, ऐसे लेते हैं, खाते हैं। MCF हासन है, इसरो का एक सेंटर है जहाँ पर सैटेलाइट कंट्रोल होता है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बोलते हैं, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। वो लगभग 36,000 किलोमीटर्स अर्थ सरफेस से ऊपर होते हैं, वो वहाँ से कंट्रोल होते हैं। और कोई भी मिशन वहाँ होता है तो उसके पहले ऑफिशियली मंजुनाथेश्वर एक जगह है वहाँ से पास में, हासन के पास में, हम भी जानते हैं, हम धर्मस्थला बोलते हैं उसको, बाहुबली भगवान विराजमान है धर्मस्थला में, आप लोग गए होंगे शायद। नीचे मंजुनाथेश्वर टेम्पल है, लोग वो सर मुड़ा के घूमते रहते हैं वहां पे। तो वहां से बाकायदा पूजा होती है ऑफिस की तरफ से, और वो ला करके रखते हैं प्रसाद कैंटीन में, और सब वो कैंटीन का प्रसाद लेते हैं मिशन की सफलता के लिए। इसलिए आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि विज्ञान कोई अध्यात्म धर्म के विरुद्ध है, वो तो सोचते भी नहीं है, दिमाग उसमें उतना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाते हैं। क्योंकि अगर एनालिटिकली सोचेंगे तो ये सारी प्रवृत्तियां देखने में नहीं आएंगी। वो अपना घर चलाने के लिए नौकरी करते हैं वहां पे, उसे सैलरी मिलती है, सैलरी से घर चलता है। वो किसी के विरोध नहीं है, किसी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। जब हम डीपली चीजों को नहीं देखते हैं, नहीं स्टडी करते हैं, तो हम एजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं, फॉल्स एजम्पशंस होते हैं। तो मॉडर्न साइंस और जैन धर्म का वस्तु विज्ञान सेम पेज पर है। जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस लैक ऑफ फैक्ट्स, लैक ऑफ एक्सपोजर के कारण है। वहां भी कोई बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं है। विज्ञान भी मानता है आकाश अनंत है, देयर इज नो लिमिट ऑफ स्पेस। जैन धर्म भी कहता है आकाशस्य अनंता। काल भी अनादि निधन मानता है, हम भी काल को अनादि निधन मानते हैं। हाँ, टाइम एंड स्पेस हम मानते हैं, लेकिन टाइम ट्रेवल नहीं मानते हैं।
आइंस्टीन कहता है यू कैन ट्रेवल द टाइम ऑल्सो। जब आपकी गति टाइम स्पेस में लाइट ईयर से भी ज़्यादा हो जाए तो यू कैन ट्रेवल द टाइम। वो क्यों कहता है ऐसा? वो कहता है कि ऑल इवेंट्स एग्जिस्ट, सारी घटनाएं एग्जिस्ट करती हैं, एंड इट कैन बी सीन इन द टाइम मशीन, और इनको टाइम मशीन में देखा जा सकता है। इफ़ यू विल ट्रेवल you can cross the time, you can witness the event of past or future if you travel with certain speed। जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म भी कहता है ऑल इवेंट्स एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट ट्रेवल कहाँ कहता है? प्रवचन सार में बहुत रोचक विषय अभी चल रहा है ज्ञान अधिकार का मंदिर में। हम लोग मूल प्राकृत गाथा और मूल संस्कृत टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। वहाँ कहते हैं कि भगवान के ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान की सारी पर्याय वर्तमानवत झलकती हैं। वर्तमानवत झलकती हैं माने कि जैसे किसी चित्र के ऊपर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के तीनों काल के तीर्थंकरों की प्रतिमाएं आप उत्कीर्ण कर दो तो वो एक साथ उत्कीर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही ज्ञान, केवल ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान की सारी पर्याय एट अ टाइम वर्तमानवत झलकती हैं। अच्छा, झलकती हैं, उनके गेयाकार बनते हैं। ज्ञान में गेयाकार बनते हैं, चित्र बनता है, गेयाकार बनते हैं। इसका मतलब गेय भी है सामने, बिना गेय के गेयाकार नहीं बनता है। जैसे मिरर है, दर्पण है, दर्पण में मोर दिखाई दे रहा है तो सामने मोर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ऐसा दर्पण है जिसके सामने मोर नहीं है और दर्पण दिख रहा है, दर्पण में मोर दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वो दर्पण नहीं है, वो चित्र है हैं? अगर दर्पण है तो सामने मोर होने पर ही मोर दिखाई देगा। सामने मोर ना हो और दर्पण में मोर दिखाई दे तो वो दर्पण को चेक कराने की जरूरत है, वो दर्पण नहीं हो सकता है। अच्छा, कैसा दिखेगा? जैसा है वैसा ही दिखेगा। कलरफुल है तो कलरफुल दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखेगा। अगर सही दर्पण है, उसका मेजरमेंट और उसके जो स्पेसिफिकेशंस एकदम एररलेस हैं, तो जितने आकार का है उतने मतलब सारे चीजें वैसी ही दिखाई देंगी। इसका मतलब ज्ञान में गेयाकार बनते हैं, वो नैमित्तिक गेयाकार का निमित्तभूत गेय भी उपलब्ध है, एग्जिस्ट करता है। यानी एक एक समय की पर्याय अपने अपने स्व समय में विराजमान है, इसलिए केवल ज्ञान में झलकती है। द्रव्य का नियतत्व, गुण का नियतत्व और पर्याय का नियतत्व, ये सर्वज्ञता और वस्तु का अपन सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं तो इस बात की सिद्धि होती है, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। तो इस मामले में भी साइंस पार्शियली तो साथ में ही खड़ा हुआ है, ऑल इवेंट्स एग्जिस्ट। एंड टाइम ट्रेवल की फिल्में बहुत आपने देखी होंगी, वो एक कल्पना है, वैसा नहीं हो सकता है, हुआ नहीं है, सोचा गया है। सोचने के लिए तो कुछ भी सोचा जा सकता है। तो इतनी सारी बातें की, अभी बातें तो इतनी हैं कि हम लगभग 2-3 दिन लगातार भी बैठे रहें, क्योंकि इसरो में भी 20 साल का अनुभव है मुझे अभी, और शास्त्र भी लगभग 93 से इस क्षेत्र में भी हूँ, तो बहुत सारे अनुभव हैं शेयर करने के लिए। मोटी मोटी कुछ बातें हमने कही हैं, और अगर कोई प्रश्न हो उनके संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग सर, आपने इतनी अच्छी तरह से बताया। यू आर राइट कि हमें बहुत ज़्यादा कई चीज़ें हमें डीपली सोचनी चाहिए, और हमारे कल्पनाओं की जगह थोड़ा सा हमारा चीज़ें हमें एक अंदर जाके समझें। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ हो तो प्लीज़ या तो लिख दीजिएगा या हैंड रेज संजय कर जी कुछ पूछना चाहते हैं, संजय जी। पूछिए संजय जी, करिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप। या जय जिनेंद्र, जय जी ने। साइंस के स्टूडेंट की दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं, साइंटिस्ट की दृष्टि से नहीं। जी जी ये जो अपने 5 ये गतियां हैं, इसको वो इवॉल्व हुआ, जैसे मनुष्य अभी जब हम डेवलप सेफियन थ्योरी, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते अनादि? जब एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड डिस्पाइट दैट, वो ये मनुष्य जैसे हमें तो इवॉल्व हुए हैं, यानी ते स्टार्ट पॉइंट मानते हैं देखो, ये बहुत अच्छा हमारी। प्रश्न है। मैं सोच रहा था सर इस पे प्रश्न भी क्लियर हो कुछ चर्चा गया? करूं। हाँ। जी जी, आगे क्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे आप बात कर रहे हैं ना? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है कि सिंगल सेल से पहले, सबसे पहले क्या हुआ। अब देखो, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी कुछ चीजें हैं।
जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हीट एक्सेप्ट करता है, वाटर एक्सेप्ट करता है, मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करता है, मॉलिक्यूल्स से परमाणु तो परम सत्य है, उसके संबंध में साइंस कोई भी प्रश्न नहीं करता है, वो अनादि निधन है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे हम जाते हैं कि जब बिग बैंग हुआ, लगभग 30 लाख बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ। उस बिग बैंग के बाद में इवॉल्व होते होते वाटर क्रिएट हुआ, वेंट्स क्रिएट हुए जहाँ पर मॉइस्चर हो। उस मॉइस्चर में क्या हुआ, उस मॉइस्चर में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं, और मतलब क्या बताएं इसको, जीवावयव, इसको हम अनुवाद करें तो ऑर्गेनिज्म को माने जीवावयव पैदा हुए, क्योंकि वहां पे ऐसा वातावरण बना कि जहाँ पे मॉइस्चर था समुद्र के किनारों पर। जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन स्टडी करती है हाउ द लिविंग बीइंग्स कैम इनटू एग्जिस्ट, वो जब डिस्कस करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि ऐसे इवेंट्स में जीव उत्पन्न हुए। अब उस थ्योरी को कैसे हम सच सच मानते हैं कि जैसे बारिश का टाइम होता है, और बारिश के टाइम गर्मी रहती है पहले बहुत, और बारिश होती तो एकदम से उमस बढ़ जाती है, और बारिश के 2 दिन बाद आपके घर में देखो कितने कीट पतंगे एकदम से हमला कर देते हैं। तो मॉइस्चर वेंट्स बनते हैं, वहां पर इस प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, और वो जीव फिर इवॉल्व होते, जब उत्पन्न होते हैं तो इवॉल्व होते 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 नाउ दे आर द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, जो बहुत आधुनिक है। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का एक मोटा मोटा अंदाजा है जो हम पढ़ते हैं पुस्तकों में, डार्विन ने ये थ्योरी दी है। ठीक है। अच्छा, जैनिज्म इसको कैसे देखता है? जैनिज्म ये कहता है कि जो जन्म होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है अ, वो है ना, गर्भज, उपपादज और सम्मूर्छनज, 3 प्रकार का जन्म होता है। एक होता है गर्भज जन्म, होता है गर्भ से जीव उत्पन्न होते हैं। एक होता है, नहीं ठीक है ना, यही मैं अंडज। तत्व, पोतज अंडज है ना, तो नहीं। वो अंडज पोतज, वो तो गर्भ के 3 भेद हैं बेसिकली। समुच्चय। हाँ वही 3 प्रकार का है ना, गर्भज होता है, उपपादज होता है और सम्मूर्छनज होता है। तो सम्मूर्छनज वाली जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी बिल्कुल डार्विन की थ्योरी से मैच करती है 100%, वहां कहीं कोई भी गैप नहीं है। लेकिन गर्भज और उपपादज तो थ्योरी हम नहीं प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दैट वी कैन नॉट वेरीफाई विद द प्रेजेंट नॉलेज। गर्भज है। अब हम सम्मूर्छनज वाले को जब लिंक करते हैं तो हम गर्भज के साथ भी लिंक कर देते हैं, और उससे थ्योरी जन्म लेती है। अच्छा, समय अपने पास बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में ही बात करूंगा कि अगर एक मतलब सिंगल सेल से लेकर के और मनुष्य तक, या जो मॉडर्न क्रीचर्स हैं वहां तक अगर पूरी यात्रा तय हुई है, तो इनके बीच की चेन्स क्यों मिसिंग है? ग्रोइंग चेन होना चाहिए ना। बंदर भी हैं, और गौरिल्ला भी हैं, और सारे जीव जंतु हैं, मनुष्य भी हैं। लेकिन जो इवॉल्व हुआ, बीच का इवोल्यूशन का जो पूरा एक चलचित्र बनना चाहिए, जो हम फोटो देखते हैं कि पहले ऐसे झुका हुआ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एकदम से, फिर बाद में कोट टाई और वो सब लगा करके सामने खड़ा हो जाता है। तो उसका फर्स्ट स्टेज या मिडिल स्टेज जिसको भी माने, वो अवेलेबल है आज, और मॉडर्न स्टेज वाला भी अवेलेबल है। लेकिन बीच की चेन कहाँ गई? पूरी की पूरी, पूरी की पूरी चेन गायब है बीच में से, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर इवॉल्व हुए हैं सभी, तो वृत्तियां जो हैं, कैसे कहें इसको, वृत्तियां जो जीव की हैं, वैसी वृत्तियां तो चींटियों में भी हैं। वृत्तियों की बात हम करें, हर बिहेवियर सर। जो लिविंग बीइंग है, इंस्टिंक्ट्स जो हैं, इंस्टिंक्ट्स तो सबकी एक जैसी हैं। इंस्टिंक्ट्स में कहीं कहीं कोई गैप नहीं है। सब होर्डिंग करना चाहते हैं, जो चीज मिल जाए उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं,
खुद बने रहना चाहते हैं, दूसरों का कुछ भी होता रहे, लेकिन अपनी सत्ता के लिए सब संघर्ष करते हैं। इंस्टिंक्ट है, वो इंस्टिंक्ट ये बताती है कि कॉमन लिविंग बीइंग सबका कॉमन फीचर है। नया जन्म भी लेता है तो भी उन फीचर्स के साथ वो उसके सेम है। कहते हैं ना, ये मोह राग द्वेष के परिणाम संसारी जीव के अनादि निधन है। अगर अनादि निधन ना हो तो जन्म लेते ही साथ में कुछ हमको सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको करना पड़ेगा। हार्डवेयर बनता है, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसा हर मनुष्य में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। सीखते हम क्या हैं? सीखते हैं इन वृत्तियों से मुक्ति पाना। ये वृत्तियां तो अनादि निधन है। शुद्ध परिचिदाणु भूधा सव्य सव्य काम भोग बंध कहा है, ये तो सबको ही है। ये सबकी एक जैसी हैं, बिना ट्रेनिंग के आती हैं, जन्म से लेकर के मरण तक वैसी ही रहती हैं, इवॉल्व नहीं होती हैं वृत्तियां। कुछ जीव रिफाइनमेंट करते हैं, लेकिन वृत्तियां वैसी की वैसी ही हैं। इसलिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी, हाँ एक चीज और है। हाँ जी, थ्योरी और ट्रुथ में एक अंतर होता है। थ्योरी किसे कहते हैं? थ्योरी की हम अपन डेफिनेशन बनाएं, उपलब्ध या ज्ञात तथ्यों के आधार पर अनुपलब्ध या अज्ञात सत्य की खोज करना, इसको थ्योरी बोलते हैं। नहीं तो इसको ट्रुथ बोलते हैं। अगर सत्य होता ना तो ट्रुथ बोलते। थ्योरी किसको बोलते हैं? ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात सत्य की खोज करना, उसको स्थापित करना। अच्छा, जो अज्ञात सत्य स्थापित किया गया है वो कब तक वो स्थापित रहता है? कि जब ज्ञात तथ्यों में परिवर्तन आते हैं तो अज्ञात सत्य भी हमारा डायनेमिक बदलता जाता है। इसी आधार पे साइंस है ना, है। साइंस कहता ही ये है कि आप नए नए तथ्य लाइए, हम आपके नए नए सत्य स्वीकार कर लेंगे। इसको थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी कैसे इवॉल्व होती है? अगर आप सुनेंगे लोनावाला में जो मैंने दिया था, उसमें थ्योरी के ऊपर चर्चा की थी। थ्योरी किसे कहते हैं? एक लाल बुझक्कड़ था, सुना है आप में से किसी ने? लाल बुझक्कड़ की कहानी पढ़ी है कि नहीं? 5th के सिलेबस में हुआ करती थी, हिंदी की पुस्तक में, एमपी गवर्नमेंट के सिलेबस में है। लाल बुझक्कड़ बूझे और बूझ सके ना कोई, है। वो एक ऐसा है ना, एक एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। हम्म हाँ, लाल बुझक्कड़ बूझे बूझ सके ना कोई, पग में चाकी बांध के हिरना कूदे कोय। एक ऐसा दोहा था उसमें। उसमें क्या होता है, एक गांव में लोगों ने हाथी नहीं देखा था, किसी ने भी। हाथी कैसा होता है, क्या होता है, और उनको कल्पना ही नहीं थी कि हो भी सकता है, ऐसा कोई प्राणी हो सकता है। लेकिन कहीं दूर से कोई हाथी भटकता हुआ आया, और बारिश का समय था, और उनके गांव से निकल गया, दूर निकल गया। समझ लो कि बहुत दूर निकल गया, उनके रीच के बाहर। सुबह उठे लोग तो देखा कि इतना बड़े बड़े ये निशान बने हुए हैं पैरों के, ये काय के निशान है। अब सब देखें उसको, समझ में ही नहीं आए किसके हैं। हाथी तो देखा नहीं था, देखा होता तो कह देते हाथी के हैं। तो नहीं समझ में आया, तो गांव का एक समझदार आदमी था लाल बुझक्कड़, उसको बुलाया। उसने देखा, उसको भी समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि मुझे टाइम दो 1 हफ्ते का, फिर मैं विथ प्रैक्टिकल बताऊंगा ये किसके निशान है। लोगों ने कहा ठीक है। फिर वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, टैप, मेजरमेंट सब ले आया, डाई वगैरह सब है। उसने उसमें पीओपी भर के निशान लिए, पूरा माने जो भी साइंटिफिक सिस्टम होता है, मेथड्स होते हैं स्टडी के, वो सारे उसने किए। और 1 हफ्ते बाद सबको बुलाया वहां पे। सब इकट्ठा हो गया गांव। और फिर उसने पैर में, आटे की चक्की होती थी गांव में, ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के चलाते थे, वो पैर में बांधी हुई थी। और वो पैर में बांध करके उसने चला वहां पे गीली मिट्टी के ऊपर, और डिट्टो वैसे के वैसे निशान बनते चले गए। ठीक है। और फिर उसने क्या कहा कि देखो, एक गैप है इन निशानों के बीच में। तो मनुष्य ने तो नहीं किया ऐसा, ये तो बात पक्की है। ऐसा हुआ होगा कि ये हिरण बहुत है हमारे गांव के आसपास में, कोई हिरण गांव में घुस गया, और किसी के घर में आटे की चक्की का ऊपर का पार्ट खुला हुआ पड़ा होगा,
तो उसका पैर फंस गया उसमें, और वो हिरण घबरा के यहाँ से गली से भाग करके गया है, तो उसके ये पैर के निशान बन गए। लाल भुजक्कड़ बूझे बूझ सके न कोई, और पग में वो चाकी बांध के हिरणा कूदो कोई। या किसी ने शरारत करने के लिए किसी हिरण के पैर में चक्की बांध दी होगी। तो अब इसमें तथ्य और सत्य के बीच में हम देखें, सत्य तो देखा नहीं किसी ने, उसकी इमेजिनेशन भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, क्योंकि देखा नहीं ना उसको। अब थ्योरी कितनी है कि चक्की जानते हैं, चक्की का पार्ट जानते हैं हम, चक्की का पार्ट भी जानते हैं, हिरण को भी जानते हैं। हिरण माने कोई जानवर दूसरा भी हो सकता है, जिन जानवरों को वो जानते हैं, जिसको संभावना, कोई हिरण का पैर भी ऐसा होता है ना, उसके बीच का जो होल होता है उसमें फंस सके। अब दूसरे जानवर का नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उतना बड़ा भी नहीं होता, उतना छोटा भी नहीं होता। तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक सत्य को प्रोपोगेट किया गया, और लोगों ने तथ्यों से परिचित होने के कारण उस सत्य को भी स्वीकार कर लिया। तो ऐसे थ्योरीज क्रिएट होती हैं। ऐसी डार्विन की थ्योरी है। आप उससे बेटर तथ्य के साथ में ले आइए स्टडी, डार्विन की थ्योरी एब्सोल्यूट हो जाएगी, आपकी थ्योरी स्थापित हो जाएगी। दिस इज हाउ साइंस वर्क।